यह कहानी हमें लगभग 20,000 साल पहले के दौर में ले जाती है, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए थे। इस कहानी में पुराने जमाने के यूरोपीय लोगों को दिखाया गया है, जो अपने कबीले के साथ मिलकर रहते और शिकार करते थे। हमारा मुख्य पात्र है एयरगन, जो इस कबीले का सरदार है। कुछ महीनों बाद ठंड का मौसम आने वाला था, इसलिए वह और उसके कबीले वाले सर्दियों के लिए खाना जुटाने शिकार पर निकले हैं। उनकी नजर बहुत बड़े भैंसों के एक झुंड पर पड़ती है। सभी लोग रेंगते हुए चुपचाप भैंसों के झुंड के पास पहुंचते हैं। सरदार एयरगन सही मौका देखते ही हमला करने का इशारा करता है। सभी शिकारी एक साथ हमला कर देते हैं। भैंसें खुद को बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागने लगती हैं। भगदड़ में कई भैंसें एक गहरी खाई में गिर जाती हैं, लेकिन उनमें से एक जंगली भैंसा बच निकलता है और गुस्से में एयरगन के बेटे नोयान की तरफ दौड़ पड़ता है। नोयान यह पहला शिकार था और उसे खतरे से बचने के तरीके मालूम नहीं थे। एयरगन अपने बेटे को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन नोयान डर जाता है और भागने लगता है। वह जंगली भैंसा तेजी से नोयान पर हमला करता है, उसे अपने सींगों पर उठा लेता है और खाई की तरफ दौड़ पड़ता है। एयरगन अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे पर एक भाला फेंकता है। भाला भैंसे को लग जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वह नोयान को नहीं छोड़ता। भैंसा नोयान को खाई के किनारे से ऊपर उछाल देता है और फिर कहानी एक हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे हैं। वे पत्थरों से नुकीले हथियार बना रहे हैं। यह सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। जो सबसे तेज और नुकीला हथियार बनाएगा, उसे ही शिकार पर जाने के लिए चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता में एयरगन का बेटा नोयान भी सफल हो जाता है। उसी रात नोयान की मां एयरगन से विनती करती है, कृपया नोयान को शिकार पर मत ले जाओ। वह अब भी बच्चा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं उसे खोना नहीं चाहती। एयरगन जवाब देता है, सर्दियां आ रही हैं। अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सब भूखे मर जाएंगे। नोयान को खुद को साबित करना होगा कि वह मेरा बेटा है। अगली सुबह जब सारा कबीला शिकार के लिए निकलता है, तो नोयान की मां बेचैन हो उठती है। एयरगन उसे सांत्वना देता है, तुम परेशान मत हो, नोयान को कुछ नहीं होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक दूसरा कबीला भी दिखाई देता है, जो उन्हीं की तरह शिकार पर निकला है। बहुत लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद वे एक पत्थर के ढांचे तक पहुंचते हैं, जो उनके पूर्वजों ने बनाया था। इस सफर में कई पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई थी। यह ढांचा उनकी याद में था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है, जिसे वे घायल कर देते हैं। एयरगन नोयान से कहता है, अब तुम इसे मारो। लेकिन नोयान, जिसने कभी शिकार नहीं किया, घबरा जाता है और सुअर को मार नहीं पाता। एयरगन उसके हाथ से खंजर छीनकर खुद सुअर को मार देता है और नोयान से कहता है, क्या तुम इतने कायर निकलोगे? मैंने यह कभी नहीं सोचा था। यहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। यही जंगल का कानून है। रात में जब सब शिकार खा रहे होते हैं, अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एयरगन सबको सतर्क रहने को कहता है। तभी एक शेर आकर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह वे उस लड़के की याद में एक छोटी समाधि बनाते हैं और फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन कई मील चलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगली रात वे एक गुफा में रुकते हैं। वहां एयरगन नोयान के हाथ पर तारों वाले कुछ टैटू बनाता है। वह उसे समझाता है, ये तारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इनका पीछा करोगे तो घर वापस पहुंच जाओगे। यह एक तरह का नक्शा था। सुबह होते ही वे फिर शिकार की तलाश में निकलते हैं और आखिरकार उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। और यहीं से कहानी वापस उस मुख्य घटना में आ जाती है, जहां भैंसे ने नोयान को खाई की तरफ उछाल दिया था। अब वर्तमान में लौटते हैं। जब नोयान को चट्टान से उछाला गया तो वह नीचे गिरा, लेकिन किसी तरह एक उभरे हुए पत्थर को पकड़कर लटक गया। एयरगन तेजी से उसके पास पहुंचता है और कहता है, हिम्मत मत हार, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन तभी वह पत्थर टूट जाता है, जिसे पकड़कर नोयान लटका हुआ था। नोयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और चट्टानों के बीच बने एक संकरे रास्ते में जा गिरता है। एयरगन अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाना चाहता है, लेकिन कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं,
अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। तुम हमारे सरदार हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबकी रक्षा करो और हमें वापस घर ले चलो। लेकिन एयरगन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह पूरी रात चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे का नाम पुकारता रहा। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसका बेटा शायद जिंदा नहीं बचा। अगली सुबह तक जब नोयान नहीं लौटता तो सभी साथी मिलकर उसकी याद में एक पत्थर की छोटी समाधि बनाते हैं और शिकार का सामान लेकर वापस अपने कबीले की ओर चल पड़ते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद नोयान के पास एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और उसे चोंच मारने लगता है। इससे पहले कि वह उसे खाता, नोयान की आंखें खुल जाती हैं। वह गिद्ध को भगा देता है और जोर जोर से अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे समझ आ गया कि सब जा चुके हैं और अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वह हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ऊपर नहीं चढ़ पाता। नीचे एक गहरी खाई थी। कुछ ही देर में वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से वह खाई धीरे धीरे पानी से भरकर एक नदी में बदलने लगती है। नोयान को एहसास होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस नदी में कूदना होगा। जब उसे लगा कि पानी अब काफी गहरा हो गया है तो उसने छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह खुद को एक अलग जगह पर पाया। ऊंचाई से कूदने पर वह बच तो गया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी मुड़ गई थी। उसने अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से सहारा देकर बांधा ताकि वह चल सके। फिर वह उसी चट्टान पर वापस चढ़ने लगा जहां से वह गिरा था। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके लोगों ने उसकी याद में एक समाधि बना दी थी। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि सबको यकीन हो गया था कि वह मर चुका है। तभी उसे आसपास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। खतरे को भांपते हुए नोयान तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात एक सूखे पेड़ पर बिताई। अगली सुबह जब वह पानी पीने गया तो उसने भेड़ियों के एक झुंड को देखा। वे भेड़िए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ने उस पर हमला कर दिया। नोयान वापस पेड़ की ओर भागा, लेकिन एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। नोयान ने अपने चाकू से उस भेड़िए पर वार किया। भेड़िया जख्मी होकर नीचे गिरा और नोयान फिर से पेड़ पर चढ़ गया। सारी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह होते ही सारे भेड़िए जा चुके थे। सिर्फ वही एक जख्मी भेड़िया वहां मौजूद था जिसे नोयान ने कल चाकू से मारा था। नोयान सबसे पहले अपने चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और फिर उस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जख्मी भेड़िए को देखकर उसे दया आ जाती है और वह उसे मारने का अपना इरादा बदल देता है। इसके बजाय वह पहले उसके मुंह को एक पट्टी से बांध देता है और फिर उसे उठाकर उसी गुफा में ले जाता है जहां वह अपने कबीले के साथ एक रात ठहरा था। अगली सुबह नोयान जड़ी बूटियां ढूंढने निकल पड़ता है। उन्हें पीसकर वह अपने पैर पर लगाता है। इसी बीच जब वह पानी पी रहा होता है तो देखता है कि भेड़िया अपने मुंह की रस्सी खोल चुका है। यह देखकर पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर आराम से उसके पास जाकर पानी देता है। भेड़िया उसे देखकर डर जाता है, लेकिन नोयान कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। यह सुनकर भेड़िया पानी पी लेता है। अब भेड़िए को भी समझ आ जाता है कि नोयान से उसे कोई खतरा नहीं है। नोयान ने जो जड़ी बूटी अपने लिए तैयार की थी वही वह अब भेड़िए के जख्म पर लगा देता है। साथ ही वह उसे वे कीड़े भी देता है जो वह खुद खाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शाम होने से पहले नोयान एक खरगोश का शिकार कर लेता है। रात को बड़ी मुश्किल से आग जलाकर वह खरगोश पकाता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़िए को भी दे देता है। दोनों ही बुरी तरह घायल थे, इसलिए वे कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। एक रात नोयान अपने हाथ के उन टैटू को देखता है जो उसके पिता एयरगन ने बनाए थे और फिर आसमान में टिमटिमाते तारों को निहारता है। वह कहता है, मुझे घर जाना है, अपने माँ बाप से मिलना है। फिर वह भेड़िए से कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड की तरफ लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वह सफर के लिए तैयार हो जाता है। वह भेड़िए से कहता है, तुम भी अपने घर चले जाओ, और इससे पहले कि बर्फ पड़ने लगे वह वहां से निकल पड़ता है। लेकिन वह देखता है कि भेड़िया, जिसका उसने नाम अल्फा रखा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है।
काफी दूर तक चलने के बाद भी अल्फा उसका पीछा नहीं छोड़ता। नोयान कई बार उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा नहीं जाता। दरअसल नोयान द्वारा उसकी जान बचाए जाने से अल्फा को उससे लगाव हो चुका था। उसी वक्त अल्फा एक स्वर हिरण देखता है और उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। नोयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है। वह उसे वह खाना दे देता है जो उसने खुद के लिए जमा किया था। अब ये दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। इसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नोयान का मुंह चाटकर उसे जगाता है। जैसे ही नोयान उठता है, वह अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और जबरदस्ती उसे दरिया में धकेल देता है। दोनों दरिया में नहाते हैं। यहां अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। इसके बाद नोयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वे दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहां कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार था। नोयान समझ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नोयान फिर से अकेले ही अपना सफर जारी रखता है। अब ठंड काफी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ बर्फ बरस रही थी और नोयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से उसे कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें अल्फा भी शामिल था। अल्फा के साथी उसे शिकार नहीं खाने दे रहे थे। नोयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नोयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील थी। अल्फा को जब पता चलता है तो वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह उस बर्फ को कूद कूद कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी थी, इसलिए वह आसानी से नहीं टूट रही थी। पानी के अंदर नोयान की सांसें फूलने लगी थीं। फिर वह जैसे तैसे अपना चाकू निकालकर बर्फ की परत तोड़ने में सफल होता है और पानी से बाहर निकल आता है। अब एक बार फिर ये दोनों साथ थे। नोयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला लेता है और अपने कपड़े उतारकर शरीर को सेंकता है। फिर अगली सुबह अल्फा को साथ लिए नोयान अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब वह करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद नोयान उस आदमी के टेंट के अंदर जाता है, लेकिन वहां उसे कोई जरूरी चीज नहीं मिलती। वह उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। तभी वह देखता है कि उनके पीछे लकड़बग्घे उनका शिकार करने आ रहे हैं। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वे लकड़बग्घों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वे उससे भी ज्यादा खतरनाक एक जानवर की गुफा में आ गए थे। दरअसल वह गुफा एक ब्लैक पैंथर की थी। तभी ब्लैक पैंथर नोयान पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह नोयान तक पहुंचे, अल्फा उस पर टूट पड़ता है। जब वे दोनों लड़ रहे होते हैं, तब नोयान अल्फा को कमजोर देखकर ब्लैक पैंथर पर तीर चला देता है, जिससे वह मर जाता है। अल्फा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते हुए उसे कई चोटें आई थीं। नोयान अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है, उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे कभी न छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर वे दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। कई मील का सफर तय करने के बाद आखिरकार नोयान को वह पत्थर की समाधि दिखाई दे जाती है जो उसके पूर्वजों ने बनाई थी। इसे देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अब तक सही रास्ते पर ही चल रहा था। अब वह अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं था। जल्द ही वह घर पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा गिर जाता है। कमजोरी और जख्मों की वजह से वह अब चलने के काबिल नहीं रहा। नोयान बिना समय गंवाए अल्फा को अपनी गोद में उठाकर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। बर्फीला तूफान बहुत तेज था और कई हफ्तों के सफर ने नोयान को थका दिया था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। एक जगह पहुंचने के बाद उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इस दौरान उसके पिता को भी एहसास हो जाता है कि कोई दूर से आ रहा है। इतने दिनों बाद अपना घर देखकर नोयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जैसे तैसे करके वह अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। नोयान को देखकर उसके माता पिता दौड़े चले आते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यह उनका बेटा है, क्योंकि वे दोनों तो यह मान चुके थे कि उनका बेटा मर चुका है।
उसे जिंदा देखकर वह बेहद खुश होते हैं। फिर नोयान अपने पिता से कहता है, अल्फा को बचा लीजिए, और यह कहकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग चारों तरफ बैठे हैं और अल्फा भी उसके पास ही लेटा हुआ है। लेकिन यहां उन्हें एक और हैरान करने वाली बात का पता चलता है। अल्फा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, यानी अल्फा एक भेड़िया थी और गर्भवती होने के बावजूद उसने पूरे सफर में नोयान का साथ दिया था। यह देखकर नोयान उसे गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीतने के बाद अल्फा के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत थी जहां इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। आखिरकार नोयान कई मुश्किलें झेलने के बाद घर पहुंच गया और अब अल्फा और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देना और सिने लिंकेज को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए।